क्लास में आप सभी का स्वागत है। नागार्जुन चल रहा था अपना। नागार्जुन के बारे में अपन ने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। नागार्जुन की जो कवि है विशेष रूप से इसके बारे में अध्ययन किया था। दोनों जो कविताएं उनके बारे में भी हमने कुछ बातें देखी थी। मूल जो बातें थी दोनों कविताओं की वो हमने देखी। जो आज पढ़ेंगे कल और आज। इसके बारे में मैं पिछली जो वीडियो थी उसमें बता चुका हूं, कल और आज। कल जो है ये मैं बता चुका था ग्रीष्म ऋतु का द्योतक है और आज जो है वर्षा ऋतु का। तो ये दोनों ही किसका स्वरूप है? परिवर्तन का। किसकी ओर संकेत करते हैं? प्रकृति में होने वाले परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो आज देखते हैं हम कल और आज कविता नागार्जुन की। अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर, अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड, अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, अभी कल तक धरती की कोख में डूब के पड़े थे मेंढक, अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। यहाँ तक दोस्तों ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। ग्रीष्म ऋतु से प्रकृति का जो स्वरूप है वो कैसा हो जाता है उसका वर्णन कवि ने अपनी कल्पनाओं के माध्यम से किया है। अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर। खेतीहर कहते हैं दोस्तों किसान को। हताश यानी कि हताश जो किसान है अभी कल तक तुमको क्या देता था? गालियां देता था। क्यों देता था? ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड तपिश के कारण किसान जो है बिल्कुल निराश और कुंठित हो जाता था। तो वो किसको? या तो प्रकृति को या ईश्वर को क्या देता था? गाली देता था। अभी कल तक धूल में नहाती थी गोरैयों के झुंड। कल तक, आज नहीं दोस्तों, आज तो वर्षा ऋतु हो जाएगी। कल तक गोरैयों के जो समूह थे, गोरैया पक्षी है उसका जो समूह था वो किसमें नहाता था? धूल में नहाता था। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के कारण प्रकृति में कहीं नमी कहीं थी ही नहीं। प्रकृति की जो भूमि है वो बिल्कुल सूखी हुई थी, धूसर हो गई थी, मिट्टी से युक्त हो गई थी, धूसर मिट्टी से युक्त हो गई थी। तो पक्षियों, गोरैया पक्षियों का जो झुंड था वो ऐसा लगता था कल तक तो वो मानो धूल में नहाते थे। पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी। जो खेत धनहर, धनहर का मतलब अनाज खूब जो अनाज जो है, ऐसी जो खेत थे, खेत जो है अनाज को उगलने वाले जो खेत थे उनकी जो मिट्टी है वो कल तक कैसी थी? पथराई हुई थी, अर्थात पत्थर के समान क्या हो गई थी? कठोर हो गई थी। कौन से खेतों की मिट्टी? जो कभी खूब अनाज उपजाते थे या अनाज जो है उगलते थे, या जिस मिट्टी में खूब अनाज उत्पादन होता था वो मिट्टी कल तक कैसी थी? सूखी पड़ी हुई थी। और सूखी पड़ी हुई होने के कारण वो किसके समान कठोर हो गई थी? पत्थर के समान कठोर हो गई थी। अभी कल तक धरती की कोख में डूब के पड़े थे मेंढक। दोस्तों ग्रीष्म ऋतु के कारण जो जीव जो होते हैं वो बाहर नहीं निकलते, प्रकृति की भूमि की कोख में समा जाते हैं। तो कल तक जो है मेंढक हमको कहीं बाहर दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा लगता था मानो मेंढक जो है कहीं प्रकृति की कोई गोद में या प्रकृति की कोख में कहीं क्या है, छुप गए हैं या समा गए हों। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। आसमान का जो स्वरूप था वो बदरंग था। बदरंग का मतलब अच्छा नहीं था, हमको अच्छा नहीं लगता था, उदास सा लगता था। क्यों? क्योंकि उस आसमान में कभी आंधियां चलती हैं, कभी तूफान आते हैं, और तपिश के कारण सूर्य की जब तेज प्रचंड धूप जब पड़ती है तो उस आसमान की तरफ देखने का भी मन किसी का नहीं करता है। तो जब ऐसी प्रकृति में कहीं आंधी तूफान, जब धूप, प्रचंड धूप जो होती है वो होने के कारण जो प्रकृति का आकार, आसमान का जो स्वरूप है वो कैसा लगता है? बदरंग लगता है, अर्थात अच्छा
नहीं लगता है, हमारे मन को अच्छा नहीं लगता है। और आज अब क्या हो गया है, अचानक क्या हो गया है, ये जो अभी हमने पढ़ा था ग्रीष्म ऋतु के बारे में, जो कहीं भी हमको अच्छी नहीं लगी, प्रकृति बिल्कुल सूखी हुई है, सब कुछ नष्ट है, आसमान हमें अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, मेंढक से अजीब जंतु बाहर नहीं है, मिट्टी पत्थर के समान कठोर हो गई थी कल तक, लेकिन आज क्या हो गया है, आज वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए तुम्हारे तंबू। आज ऐसा लग रहा है, आज का मतलब आज जब वर्षा ऋतु आई तो ऐसा लगा, बादल चारों ओर से बादल घिर घिर करके आए, और घिर करके जब चारों ओर से बादल आए तो ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी के ऊपर क्या तन गए हों, तंबू तन गए हों। किसके? बादलों के। किसके? बादलों के क्या तन गए हों, तंबू तन गए हों। और आज छमका रही है पावस रानी। पावस रानी कहते हैं वर्षा रूपी रानी को। वर्षा रूपी रानी क्या छमका रही है, बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। जब वर्षा ऋतु आई तो क्या है, बूंदे, प्रकृति में बूंद आ रही थी, वर्षा जब हो रही थी तो बूंदे टपक रही थी, और जब बूंदे टपक रही थी तो वो आवाज करती है, तो ऐसा लग रहा है कि वर्षा रूपी रानी की क्या चमक रही हो, पायल चमक रही हो। बूंदों को पायल बता दिया गया है और वर्षा को रानी बता दिया गया है दोस्तों। तो ऐसा लग रहा है जब वर्षा ऋतु आई और वर्षा ऋतु आने पर जब बारिश होने लगी, वर्षा होने लगी, तो ऐसा लग रहा है मानो वर्षा रूपी रानी की क्या चमक रही हो, पायल चमक रही हो। किसकी आवाज आ रही हो, वर्षा रूपी रानी की पायलों की आवाज आ रही हो। और आज चालू हो गई है झिंगुरों की सहनाई अवराम। झिंगुर, वर्षा ऋतु जब आती है और वर्षा जब होती है, जब दोस्तों लगातार कई घंटे बारिश हो जाती है या कई दिन तक बारिश होती है, तो क्या है, हमारी पृथ्वी पर झिंगुर एक कीड़ा सा होता है छोटा सा, वो आवाज करने लगता जाता है? तो ऐसा लगता है कि वो झिंगुर जो है वो क्या कर रहा है, सहनाई बजा रहा है। और किसका स्वागत कर रहा है, उस वर्षा रूपी रानी का क्या कर रहा है, स्वागत कर रहा है। दोस्तों झिंगुर जो होता है वर्षा ऋतु में ही निकलता है केवल। लगातार जब वर्षा अधिक समय तक होती है तो झिंगुर निकल जाता है, आवाज करता है, ये किसी आवाज निकालता रहता है चारों तरफ। तो शाम हो जाती है तो ऐसा लग रहा है कि वो झिंगुर जो आवाज निकाल रहा है, कि मानो झिंगुर जो है क्या बजा रहा हो, सहनाई बजा रहा हो, और उस सहनाई की आवाज से वो किसका स्वागत कर रहा है, उस वर्षा रूपी रानी का क्या कर रहा है, स्वागत कर रहा है। जोरों से कूक पड़े नाचते फरकते मोर। और जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो मोर जो है नाचने लगते, फरकने लग जाते हैं, आनंद की अनुभूति उनको होने लग जाती है। और आज आ गई वापस जान। किसमें आ गई वापस जान, जो कल तक झुलते हुए पड़े थे, कल तक जो मृतावस्था में थे, आज अचानक उनमें क्या आ गई, जान। किस कारण, वर्षा ऋतु के कारण या वर्षा के कारण। दूब की झुलती सिराओं के अंदर जो दूब, जो घास जो झुलती हुई थी, जो मृतावस्था में थी, बिल्कुल सूखी हुई पड़ी हुई थी प्रकृति में, आज उनके अंदर क्या आ गई है, जान आ गई है। वो हरे होने लग गई है, उनके तनाएं जो जिनमें हरापन आने लग गया है। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेट कर अपने लाभ लश्कर। तो प्रकृति में ये बात बताएगी कि ऐसा लग रहा है कि मानो आज जो है ग्रीष्म ऋतु जो है अपने सारे साजो सामान को लेकर के क्या हो गई है, चुपचाप जो है आज विदा हो गई है और वर्षा ऋतु आ गई है। ये ऐसा लग रहा है कि मानो आज ग्रीष्म ऋतु जो है अपने सारे लाभ लश्कर यानी कि साज सामान, अपने सारे साजो सामान को लेकर के क्या हो गई है, ग्रीष्म ऋतु विदा हो गई है। और ये जो परिवर्तन जो प्रकृति में आए, इसका क्या मतलब हुआ कि वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। एक बार और देख लो दोस्तों, अभी कल तक गालियां देती, हाँ, जो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन पहले किया गया, ग्रीष्म ऋतु में किसान जो है इस भयानक गर्मी के कारण बेहाल हो जाता है, हताश हो जाता है, तो प्रकृति या भगवान को क्या देने लग जाता है, गालियां निकालने लग जाता है। और पक्षियों के झुंड जो हैं, गोरैयों के झुंड जो हैं, ऐसे लगते हैं मानो वो धूल में नहा रहे हों,
खेतों की जो मिट्टी है वो किसके समान हो जाती है, पत्थर के समान कठोर हो जाती है। तो जो धान उगलने वाले जो खेत हैं उनकी मिट्टी पथराई जैसी हो जाती है, पत्थर के समान कठोर हो जाती है, और ऐसा लगता है जैसे मेंढक जो है प्रकृति की कोख में समा गए हों या प्रकृति की अंदर छिप गए हों। और आसमान का जो रंग है वो बिल्कुल बदरंग हो जाता है, धूल भरी आंधियां चलती हैं तो मिट्टी उड़ती रहती है, तो वो रंग किसी को, वो जो आसमान का जो स्वरूप है वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद और आज का मतलब वर्षा ऋतु, और आज ऊपर ही ऊपर चल गए तुम्हारे तम्बू, धीरे धीरे चारों ओर से बादल घुमड़ घुमड़ करके आए और इस पृथ्वी के ऊपर, इस प्रकृति के ऊपर क्या बन गया, एक तंबू सा उन्होंने बना दिया। ऐसा लग रहा है मानो चारों ओर से बादल आकर के इस प्रकृति के ऊपर क्या बन गए हों, तंबू बन गए हों। और वर्षा रूपी रानी जो है, वर्षा की जो बूंदें जो धीरे धीरे आ रही है वो जो आवाज करती है, ऐसा लग रहा है कि वर्षा रूपी जो रानी जो है वो अपनी पायल को छमका रही है। झिंगुर की जो आवाज है, ऐसा लग रहा है कि मानो झिंगुर जो है शहनाई बजाकर उस वर्षा रूपी रानी का क्या कर रहे हों, स्वागत कर रहे हों। और आज जोरों से कूद पड़े नाचते थिरकते मोर। और जब प्रकृति में वर्षा ऋतु का आगमन से जब प्रकृति में सारे परिवर्तन होने लगे, प्रकृति हरी भरी होने लग गई, तो मोर जो हैं वो भी नाचने थिरकने लग गए, सुंदर आवाज निकालने लग गए। और आज आ गई वापस जान दूब की झुलसी सिराओं के अंदर। दूब यानी कि घास को कहते हैं, जो घास कल तक झुलसी हुई थी, मृत अवस्था में थी, सूखी हुई थी, आज ऐसा लगता है मानो उस घास में क्या आ गई हो, जान आ गई। क्यों? तो वो तनकर खड़ी हो गई, उसके जो तने वो तन करके खड़े हो गए, उनमें हरितमा आने लग गई। तो हरितमा आने लग गई तो ऐसा लग रहा है मानो उन तनों में पुनः वापस क्या आ गई हो, जान आ गई हो। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेट कर अपने लाभ लटका। और ऐसा लग रहा है कि ग्रीष्म ऋतु जो है अपने सारे साजो सामान को लेकर के क्या हो गया हो, विदा हो गया हो। और फिर आज किसका आगमन हो गया है, वर्षा का आगमन हो गया है, जिसके कारण प्रकृति के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। तो दोस्तों ये जो करता है कि परिवर्तन की ओर भी इशारा करती है कि इस प्रकृति में कोई भी चीज हो चराचर वो स्थायी नहीं है। तो ये जो कविता का मूल वो है, ये परिवर्तन की ओर इशारा करती है। इस प्रकृति में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। नागार्जुन में हमने पिछली कक्षा में कल और आज कविता पढ़ी थी। उषा की लाली जो कविता है, सबसे पहले अपन समझते हैं कि उषा कहती किसे है और इसकी लाली क्या है। फिर उषा कहते हैं अपन जो प्रातः काल होता है, प्रातः काल जिधर से सूर्य उदय होता है और सूर्य उदय होने से पूर्व वहां कुछ लाल सा केसरिया सा लाल लाल सा जो आभा जो हमें दिखाई देती है सूर्य के निकलने से पूर्व की, सूर्य के निकलने से पूर्व जो लालिमा से युक्त जो आभा हमको दिखाई देती है उसे कहते हैं हम उषा की लाली। तो उसे क्या कहते हैं, उषा की लाली। इसलिए कहते हैं कि लालिमा से युक्त है। उषा उसको कहते हैं सूर्योदय से पूर्व जो लालिमा से युक्त जो वातावरण हमें प्रकृति में दिखाई देता है, प्रकृति में जो दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, उषा कहते हैं। ये दृश्य दोस्तों बड़ा मनोरम और बड़ा सुंदर होता है। यदि प्रातः काल इसको हम देखते हैं तो ये हमको बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसको देखने का अपना एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन हम कभी भी इन प्रकृति के जो उपादानों में ध्यान नहीं देते हैं। यदि हम प्रतिदिन इन पर ध्यान दें, इसको देखें, निहारें, तो हमें निश्चित रूप से एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति होगी। प्रकृति अपना एक अलग आनंद हमको प्रदान करती है, उसकी हमें अनुभूति होगी निश्चित रूप से। तो कवि ने यही कल्पना की है कि ये जो सुंदर जो वातावरण हमें दिखाई दे रहा है, मैं अपनी आंखों से उसको लगातार देखता रहूं, वो पलक नहीं झपकता है। क्यों? तो ऐसा ना हो मैं पलक झपकूं और ये परिवर्तन जो है या जो ये सुंदर वातावरण जो है उषा की लाली जो मुझे दिखाई दे रही है, ये कहीं नष्ट ना हो जाए, चली नहीं जाए, समाप्त नहीं हो जाए। तो कभी उस दृष्टि को वहां से हटाना ही नहीं चाहता है।
आइए देखते हैं उषा की लाली। उषा की लाली में अभी से गए निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। हिमगिरी कहते हैं हिमालय को, कनक कहते हैं सोने को, शिखर कहते हैं ऊंची ऊंची चोटियों को। उषा की लाली में, उषा की लाली में यानी कि सूर्योदय से पूर्ण जो लालिमा से युक्त जो वातावरण होता है उसमें अभी से गए निखर, निखर यानी कि निखर गए अर्थात स्वच्छ हो गए, सुंदर साफ दिखाई दे रहे हैं हिमगिरी के कनक शिखर। हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत के जो ऊंचे ऊंचे शिखर हैं वो उषा की लाली में कैसे दिखाई दे रहे हैं? निखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात कैसे दिखाई दे रहे हैं? स्वर्ण के समान दिखाई दे रहे हैं। जो ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो किसके समान दिखाई दे रही हैं? स्वर्णमयी दिखाई दे रही हैं, निखरी हुई और स्वर्णमयी हमको वो दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ा सूरज, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जब वो ये जो वातावरण होता है फिर सूर्य निकलता है तो धीरे धीरे सूर्य पहले थोड़ा दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा सा आभासा बनता चलता है, आगे बढ़ता रहता है और ऐसा लगता है कि मानो धीरे धीरे आगे क्या बढ़ रहा हो, ये सूर्य रूपी जो शिशु है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। बदली छवि, बदली छवि। अब जब सूर्य रूपी शिशु जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो छवि बदलेगी कि नहीं बदलेगी? जो लालिमा से युक्त जो वातावरण है वो छटता चला जाता है और सूर्य रूपी जो शिशु है वो आगे निकलता जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है इस लालिमा से युक्त वातावरण की जो छटा है वो छटती चली जाती है, खत्म होती है, समाप्त होती चली जाती है। लेकिन इस वातावरण में हिमालय की जो चोटियां हैं, ऊंची ऊंची जो चोटियां वो निखरी हुई और स्वर्णमयी दिखाई देती हैं। अब ऐसा लग रहा है कि मानो सूर्य रूपी जो शिशु है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जब सूर्य रूपी शिशु जो है कभी देख रहा है इस दृश्य को और जब इस दृश्य को कभी देख रहा है तो कभी को लग रहा है कि मानो ऐसा लग रहा है कि ये सूर्य रूपी शिशु जो है अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जब ये आगे बढ़ रहा है तो वो कभी सोचता है कि बदली छवि, बदली छवि। उसको ऐसा लगता है कि छवि अब बदलने वाली है। कौन सी छवि? लालिमा से युक्त जो छवि थी, सूर्योदय से पूर्व जो उषा की जो लालिमा से युक्त जो छवि थी अब वो जो है ऐसा लग रहा है कभी को कि अब बदलेगी, बदली छवि, बदली छवि। इसलिए कह रहा है वो देखता रह गया है पलक कभी। अब वो एक पलक देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ये भय है, डर समाया हुआ है कि जैसे जैसे ये सूर्य रूपी जो शिशु है वो आगे आ रहा है तो ये जो छवि है उषा की ये अब क्या है, हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इस भय से कवि जो है उसको अपलक दृष्टि से देख रहा है, पलक नहीं झपका रहा है बिल्कुल भी। क्यों? उसको ये कहीं ऐसा ना हो मैं पलक झपकाऊं और ये जो छवि है उषा की ये बिल्कुल समाप्त हो जाए और मैं इस आनंद से क्या रह जाऊं, वंचित रह जाऊं। इसलिए वो कवि जो है अपलक रूप से उसको निहारता रहता है। डर था प्रतिपल, प्रत्येक पल कवि को यही डर समाया हुआ था। अपरूप यह जादुई आभा, जाए ना बिखर, जाए ना बिखर। अपरूप का मतलब बदरंग। ये जो जादुई आभा है यही तो डर समाया हुआ था कवि को प्रतिपल। प्रत्येक क्षण कवि के अंदर यही डर समाया हुआ था कि ये जो जादुई आभा है, जादुई आभा का मतलब हमारे मन को अपने जादू में आकर्षित करने वाली, हमारे मन को आपकी ओर खींचने वाली, हम चाहकर के भी अपने मन को वहां से, अपने दृश्यों को, अपने नेत्रों को वहां से हम हटा नहीं पा रहे थे। उस जादुई आभा जो है वो बिखर नहीं जाए, अर्थात धीरे धीरे वो क्षीण नहीं होने लगे, बदरंग नहीं होने लगे। ये डर कवि को प्रति क्षण क्या कर रहा था, डरा रहा था। उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। उषा की जो लाली थी उसमें जो हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत के जो स्वर्णमयी जो शिखर थे वो भले हो उठे थे। भले हो उठे का मतलब बिल्कुल स्वच्छ और साफ दिखाई देने लग गए थे, स्वर्ण के समान दिखाई देने लग गए थे। अब कवि को ये डर समाया हुआ था कि जैसे ही उषा की लाली समाप्त होगी धीरे धीरे तो ये जो आभा जैसे समाप्त होगी तो ये क्या हो जाएगा, फिर बदरंग हो जाएगा। क्यों कि इस उषा की लाली में तो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां ऐसे जैसे सूर्य स्वर्ण चमक रहा हो, जैसे कोई
स्वर्ण चमक रहा हो, ऐसी की सुंदर और मनमोहक कवि को लग रही थी। इसलिए कवि जो है अपनी आंखों को उस दृश्य से हटाना नहीं चाहता था। इसलिए उसको एक तक दृष्टि से लगातार नियमित रूप से उसको निहारता है। ठीक है, देखते हैं अब इसके प्रश्नोत्तर। ग्रीष्म के धूल में कौन नहाते थे? आई थी बात। देखो दोस्तों, पाठ में दिया हुआ है बिल्कुल कि धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड। तो ग्रीष्म की धूल में कौन नहाते थे? गोरैयों के झुंड। अर्थात इसमें क्या दे रखा है आपके ऑप्शन में? गोरैया। तो उत्तर क्या होगा अपना? गोरैया। नागार्जुन हिंदी के अतिरिक्त और किस भाषा में रचना कर्म करते थे? तो अपन को बताया था मैथिली। नागार्जुन हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं में लिखते थे। मैथिली में किस नाम से लिखते थे? यात्री उपनाम से। ये बात आई थी अपन ने जब लेखक पर से पढ़ा था कि मैथिली में नागार्जुन जो है यात्री उपनाम से लिखा करते थे। उषा की लाली कविता में किस समय का वर्णन हुआ? प्रातःकालीन सूर्योदय से पूर्व की जो लालिमा से युक्त जो वातावरण जो होता है उसका वर्णन कवि ने किया है। खेतों की मिट्टी पथराई हुई क्यों थी? ग्रीष्म ऋतु की तपिश के कारण जो खेतों की जो मिट्टी थी वो क्या हो गई थी? पत्थर के समान कठोर हो गई थी। कवि ने आसमान को बदरंग क्यों कहा है? कि ग्रीष्म ऋतु में आंधी तूफान चलने के कारण धूलमयी वातावरण हो जाता है, तो आकाश जो है हमको कैसा दिखाई देता है? बदरंग दिखाई देता है। उषा की लाली कविता के अनुसार कवि को क्या डर लग रहा था? ये जो उषा की लाली का कवि को ये डर लग रहा था दोस्तों कि जो सुंदर वातावरण वो निहार रहा था, सूर्योदय से पूर्व जो उषा से युक्त लालिमा से युक्त जो वातावरण था उसको निहार रहा था। तो जैसे जैसे सूर्य रूपी शिशु आगे बढ़ रहा था तो वो वातावरण क्षीण होता जा रहा था। कवि को ये डर था कहीं ऐसा ना हो कि मैं पलक झपकूं और ये स्वर्णमयी जो वातावरण, जो सुंदर वातावरण मुझे दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाए? मेरी आंखों से ओझल हो जाए। ये उसको डर प्रतिक्षण क्या कर रहा था? उसको डरा रहा था। कविता उषा की लाली में हिमगिरी किसे कहा गया है? हेम यानी कि हिमगिरी किसको कहा गया है? हिमालय पर्वत को कहा गया है। किसको कहा गया है? हिमालय पर्वत को। तो दोस्तों ये एक एक लाइन तक के प्रश्न जो है हम आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। लघुत्रात्मक प्रश्न देखो, वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति में कौन कौन से बदलाव आए? आसानी से आप लिख सकते हो। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के आने से क्या क्या परिवर्तन आए, इसको आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। और उषा की लाली कविता का सिर्फ सौंदर्य आपको लिखना है कि प्रकृति में क्या कौन कौन से उपादान, कैसे हमको प्रकृति सुंदर दिखाई दे रही है, हमारे कैसे हम उसकी ओर खिंचे हुए चले जाते हैं, किसके समान वो लग रही है। तो ये सारी चीजें अपन को इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। ये आपका जो है नागार्जुन पार्ट जो है समाप्त हुआ। हमने इसके 3 पार्ट बनाए हैं दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में हमने लेखक का जीवन परिचय और दोनों कविताओं की मूल बातें पढ़ी। दूसरे में हमने पहली कविता कल और आज का अध्ययन किया और तीसरी वीडियो में जो दूसरी कविता है उषा की लाली उसको और इसके जो एक एक लाइन और ये जो अति लघुत्रात्मक और एवं वाले जो प्रश्न हैं इनका हमने अध्ययन किया है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।